Hello everyone, welcome back our YouTube channel. Today I'm going to discuss history of English literature जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा कवर करते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड को और मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को कवर करेंगे, एज ऑफ चौसर को कवर करेंगे एंड उसके बाद मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स जो इस एज में हुए उनको कवर करेंगे और लिटरेरी वर्क्स जो इस एज में प्रोड्यूस हुए उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन जिसमें हम एक भी ऐसा इम्पोर्टेंट MCQ या इम्पोर्टेंट फैक्ट मिस नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो और आपको यहाँ पे ना मिले। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हिस्टोरिकल इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी कि मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत किस हिस्टोरिकल इवेंट से मानी जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं ये। तो ऑप्शन है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था इंग्लैंड का 1066 से 1071 के बीच में हुआ था, और द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था 1066 में, और द साइनिंग ऑफ मैग्ना कार्टा 1215 में हुआ था, और द 100 ईयर वॉर जो था ये हुआ था 1337 से लेकर 1453 तक। तो आप बताइए किसमें से कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है। तो जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है ये हुआ था 1066 में, और यही माना जाता है हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत का इवेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आपके चारों ऑप्शंस जो है यहाँ पे क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि What is the central theme of the poem Sir Gawain and the Green Knight का जो थीम है ये क्या है, सेंट्रल थीम क्या है। कोर्टली लव, चिवर्ली एंड हॉनर, द स्ट्रगल बिटवीन गॉड एंड इविल एंड द क्वेस्ट फॉर द होली ग्रेल। तो इसकी जो थीम है वो है चिवर्ली एंड ऑनर। ठीक है, क्लियर। सो जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हु रोट द एलेगोरिकल पोएम पियर्स फ्लॉमैन, यानी पियर्स फ्लॉमैन किसने लिखा था, विच क्रिटिक्स द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ मेडिवल इंग्लैंड, यानी कि जो क्रिटिसाइज करती थी मेडिवल इंग्लैंड की सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन को। तो ये किसने लिखी थी। तो आपके ऑप्शन है जॉन गोबर, जुलियन ऑफ नॉर्विच, विलियम लॉन्गलैंड एंड क्रिस्टीन डी पीजन। तो इसका ऑप्शन सही जो है वो है विलियम लॉन्गलैंड। ठीक है, नेक्स्ट। Which literary device is prominently used in the Canterbury Tales to frame the individual stories within a larger narrative? यानी कि इन जो ये कैंटरबरी टेल्स थी इसमें कौन सी ऐसी लिटरेरी डिवाइस यूज की गई थी। तो इसमें कौन सी डिवाइस यूज की गई थी। तो इसमें डिवाइस यूज की गई थी फ्रेम नैरेटिव। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, What is the name of the Middle English poet who wrote Troilus and Cressida, a tragic love story? ट्रेजिक लव स्टोरी सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। तो ये किसने लिखा था। तो सबको पता है ट्रोइलस एंड क्रिसिडा किसकी है। तो ये जॉफरी चौसर की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मिडिल इंग्लिश पोएट हु रोट ट्रोइलस एंड क्रिसिडा, अ ट्रेजिक लव स्टोरी सेट ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर। ये सेकंड टाइम भी यही हो गया, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसका जो ऑप्शन राइट है वो है जॉफरी चौसर। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द टर्म स्कॉलास्टिसिज्म रेफर टू, यानी कि ये टर्म किसको रेफर करता है। द स्टडी ऑफ एंशियंट ग्रीक रोमन टेक्स्ट को, या फिर द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन मेडिवल मोनास्टरीज, एंड द थर्ड वन ऑप्शन इज द फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल सिस्टम डेवलप्ड इन मेडिवल यूनिवर्सिटीज, एंड जो सबसे लास्ट ऑप्शन है द प्रैक्टिस ऑफ एल्केमी इन द मिडिल एज। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारा ये राइट होता है, द फिलोसॉफिकल एंड थियोलॉजिकल सिस्टम डेवलप्ड इन मेडिवल यूनिवर्सिटीज। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी लैंग्वेज यूज्ड बाय स्कॉलर एंड क्लर्गी इन मेडिवल यूरोप, यानी कि मेडिवल यूरोप में ऐसी कौन सी प्राइमरी लैंग्वेज थी जो यूज की जाती थी, हमारे जो स्कॉलर्स थे उस टाइम के और क्लर्गी थे। तो वो लैंग्वेज थी कौन सी थी। तो वो बताइए। इसके ऑप्शन है लैटिन, ओल्ड इंग्लिश, फ्रेंच एंड मिडिल इंग्लिश। तो ऑप्शन राइट जो हमारा होना चाहिए वो है लैटिन। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट वाज द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इन मेडिवल यूरोप, यानी कि मेडिवल यूरोप में कौन सा ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम था जो काफी ज्यादा डोमिनेंट था वहां के सोसाइटी के ऊपर। तो वो उसके ऑप्शंस हैं कैपिटलिज्म, फ्यूडलिज्म, मार्केंटिलिज्म एंड सोशलिज्म। तो उसका ऑप्शन जो राइट है वो क्या होना चाहिए। तो उसका राइट ऑप्शन होना चाहिए फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म के बारे में मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, उसमें इस तरीके के कुछ हायरार्की होती थी जिसमें इस तरीके से कुछ बना होता, जिसमें टॉप पे होता था किंग, देन उसके बाद उसके लैंडलॉर्ड्स होते, उसके बाद पीसेंट होते थे। ठीक है। सो होप गाइस आप लोग को ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट।
तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच सोशल क्लास डज चौसर प्राइमरली डिपिक्ट इन द कैंटरबरी टेल्स, यानी कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने कौन सी प्राथमिक रूप से कौन सी ऐसा जो सोशल क्लास था उसको टारगेट किया है, तो वो टारगेट किया उन्होंने कॉमनर्स को, ठीक है, ना ही नोबिलिटी को उन्होंने टारगेट किया, ना ही क्लर्की, ना मर्चेंट क्लास को, उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किसको किया है, कॉमनर्स को टारगेट किया है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, विच सेंचुरी डिड चौसर लिव, यानी कि चौसर किस सेंचुरी तक रहे थे, तो 12th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 16th सेंचुरी या 10th सेंचुरी तक, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए, राइट जो ऑप्शन होना चाहिए वो है 14th सेंचुरी। ओके, क्लियर। सो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच वर्क इज कंसिडर्ड जॉफरी चौसर मास्टरपीस, यानी कि जॉफरी चौसर का कौन सा ऐसा वर्क है जो मास्टरपीस उनका बोला जाता था, यानी कि मैग्नम ऑपस बोला था जाता था। तो आपके ऑप्शन है द कैंटरबरी टेल्स, ट्राइलस एंड क्रिसीड, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स एंड द बुक ऑफ डचेस। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन राइट होगा हमारा ए जो है द कैंटरबरी टेल्स, ये आपका ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये द साइनिंग ऑफ द मैग्ना कार्टा इन 1215 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि क्या फैक्ट है। तो इसके ऑप्शन है, इस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश मोनार्की, ended the 100-year wars between England and France, limited the power of the monarchy and guaranteed certain legal rights to nobles and freemen. The फोर्थ ऑप्शन हमारा इनिशिएटेड द वॉर ऑफ द रोजेस फॉर द इंग्लिश थ्रोन। तो आप सोचिए, क्या मैग्ना कार्टा जो था, मैंने पढ़ाया इसको डिटेल में, तो इसने क्या इस्टेब्लिश किया द सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लिश मोनार्की को, नहीं। तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे हो जाएगा रॉन्ग, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट जो है, एंडेड द 100-year वॉर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, तो ये भी मैग्ना कार्टा की वजह से नहीं हुआ था, तो ये भी हमारा रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। लिमिटेड द पावर ऑफ द मोनार्की एंड गारंटीड सर्टेन लीगल राइट्स टू नोबल्स एंड फ्री मैन, तो ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा आने की वजह से जो एक तरीके से लीगल राइट्स लोगों को मिले और उनकी जो फ्यूडल सिस्टम था उस पे भी थोड़ा सा लगाम लगाई गई, और जो अननेसेसरी टैक्सेशन वगैरह यूज लिया जाता था कॉमन पीपल से, उस पे भी रोक लगाई गई। तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होता है, हमारा ऑप्शन राइट होता है ये सब ऑप्शंस हमारे गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 100-year वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337, ठीक है, फ्रॉम 1337 से 1453 वॉज प्राइमरली कॉस्ड बाय, यानी कि किस वजह से हुआ था, तो डिस्प्यूट ओवर कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट्स इन द मेडिटेरियन, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, आप बताइएगा। इंग्लिश अटेम्प्ट्स टू एक्सपैंड इनटू स्पेन एंड पुर्तगाल, ये भी ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द सक्सेशन टू द फ्रेंच थ्रोन, और जो लास्ट ऑप्शन है, द डिजायर टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इनटू ईस्टर्न यूरोप। अब किस वजह से 100-year वॉर हुआ था, तो 100-year वॉर जो हुआ था वो फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था, तो ये हुआ था कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द सक्सेशन टू द फ्रेंच थ्रोन, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। So next question is the Black Death which ravaged in the mid-term century is estimated to have killed the what percentage of European population, यानी कि जो ब्लैक डेथ हुई थी मिडिल 14th सेंचुरी में, तो उसमें कितना, लगभग कितना परसेंटेज ऑफ यूरोप पॉपुलेशन जो था वहां पे खत्म हो गया था, तो वो हमारा था 50 से 60%, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया, 50 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये द पीसेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381 इन इंग्लैंड वाज स्पार्क्ड बाय, ये सब कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। लोग मेनली क्या करते हैं कि मैंने वीडियो अपलोड किया, 1 मिनट के अंदर ही लोग निगेटिव कमेंट करने लगते हैं। आप एक सीन देखने के बाद किसी को जज नहीं कर सकते जब तक आप पूरा सेशन ना लें, तो पूरा सेशन लेने की कोशिश करिए फिर कमेंट करिए, ठीक है। तो जो द पीसेंट रिवॉल्ट था, ये एक तरीके का किसान विद्रोह था, ठीक है, जो 1381 में हुआ था, जो अननेसेसरी टैक्सेशन यूज किया जाता था, लगाया जाता था उनके ऊपर किंग जॉन की तरफ से, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने एक तरीके का रिवॉल्ट क्रिएट किया, जिसे द पीसेंट रिवॉल्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए हुआ था, द हैवी टैक्सेशन इम्पोज्ड बाय रिचार्ड सेकंड, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, रिचार्ड सेकंड नहीं थे, किंग जॉन थे। अनरेस्ट कॉज्ड बाय द स्प्रीड ऑफ ब्लैक डेथ, ये भी गलत है।
और डिसकंटेंट अमॉन्ग द लोअर क्लासेस ड्यू टू फ्यूडल ऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। ये सब ऑप्शन हमारे गलत हैं। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन जो हमारा सही होता है वो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The War of Roses, a series of civil war fought in the England from 1455 से लेके 1487 तक हुआ था। war primarily a struggle between, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि जो द वॉर ऑफ रोजेस था वो एक तरीके की एक सिविल वॉर की सीरीज थी जो 1455 से लेके 1487 तक चली थी। वो मेनली किनके बीच में हुई थी? तो ये मेनली मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं कि जो ये वॉर ऑफ रोजेस था ये इंग्लैंड की दो रॉयल फैमिलीज के बीच में हुआ था, ठीक है। द हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड द हाउस ऑफ यॉर्क, ठीक है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि इसे वॉर ऑफ रोजेस क्यों बोला जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। ये एमसीक्यू वाला पार्ट है तो इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है द इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉर कंट्रोल ऑफ इंग्लिश चैनल, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये गलत है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है द यॉर्क एंड द लैंकास्टर ब्रांचेस ऑफ प्लांटेजेंट डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश थ्रोन, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ये सही होता है, ठीक है। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर द डोमिनेंस इन द ब्रिटिश आइजल्स, ये गलत है आंसर। एंड द इंग्लिश मोनार्की एंड द कैथोलिक चर्चेस ओवर रिलीजियस अथॉरिटी, ये भी आंसर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही होता है वो ये होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ विनचेस्टर इन 1153 रिजल्टेड इन, यानी कि जो ये साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ विनचेस्टर 1153 में, इसका क्या रिजल्ट था? द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मैग्ना कार्टा, द एंड ऑफ एनार्की, अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड, द स्टार्ट ऑफ 100 ईयर वॉर्स, द डिसोल्यूशन ऑफ एवेजियन एम्पायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही है द एंड ऑफ एनार्की, अ पीरियड ऑफ सिविल वॉर इन इंग्लैंड। तो ऑप्शन जो सही होता है वो हमारा ये होता है, बाकी ये जितने भी हैं ये रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड जो हुआ था 1485 में, तो जिसकी वजह से कौन सा वॉर जो था वो एंड हो गया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। द बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड इन 1485 मार्क द एंड ऑफ द 100 ईयर वॉर्स, ऑप्शन ये हो सकता है या नहीं हो सकता, आप लोग बताइए। और द वॉर ऑफ रोजेस हो सकता है या नहीं हो सकता, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, द क्रूसेड्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा हमारा द वॉर ऑफ रोजेस। द वॉर ऑफ रोजेस जो था वो बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड इन 1485 में जो हुआ था उसके बाद ये एंड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1259, ठीक है। 1259 में एक साइन हुआ था, एक संधि हुई थी, जो इसकी वजह से क्या एंड हुआ था? तो इसके ऑप्शंस हैं द क्रूसेड्स, द 100 ईयर वॉर्स, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड द वॉर ऑफ रोजेस। तो क्या एंड हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा क्रूसेड्स, ठीक है। क्रूसेड्स जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, इसकी वजह से ये वॉर यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। चौसस मैरिज टू फिलिपा टू डी रूट कनेक्टेड हिम टू विच इन्फ्लुएंशियल फिगर, यानी कि जो उनकी मैरिज हुई थी फिलिपा से, तो उससे वो कौन से दो इन्फ्लुएंशियल फिगर से कनेक्ट हुए थे? तो इसका ऑप्शन है क्वीन इलेनोर और इक्वेटेन, द किंग एडवर्ड थर्ड, क्वीन इजाबेला और ऑफ फ्रांस, जॉन ऑफ गॉन्ट एंड ड्यूक ऑफ लैंकास्टर। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन राइट होगा हमारा ये जॉन ऑफ गॉन्ट, बाकी ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये गलत होंगे, ठीक है। जॉन ऑफ गॉन्ट और ड्यूक ऑफ लैंकास्टर से ये दो इन्फ्लुएंशियल फिगर थे जिनका इनके मैरिज के थ्रू इनसे ये कनेक्ट हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। In addition to writing poetry, Chaucer also translated the work of which famous Roman author, यानी कि कौन सा मतलब ऐसे ऑथर रोमन ऑथर थे जिनका चौसर ने उनके वर्क को ट्रांसलेट किया इन एडिशन ऑफ राइटिंग पोएट्री। पोएट्री के अलावा उन्होंने कुछ ट्रांसलेशंस भी किए हैं जिसमें उन्होंने एक रोमन ऑथर के वर्क को ट्रांसलेट किया है। तो वो कौन थे? तो वो वर्जिल हो सकते हैं,
वर्जिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो वर्जिल नहीं है, ठीक है। होरेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो होरेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब नहीं है, होरेस भी नहीं है, सिसेरो भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हमारा बचता है, ओविड। तो ओविड के वर्क्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the title of the work that Chaucer never completed, considered the magnum opus and left unfinished at his death। यानी कि कौन सा ऐसा वर्क है जिसको चौसर ने मतलब कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मतलब वो उनका मैग्नम ऑपस यानी कि मास्टरपीस कहलाता है। तो वो कौन सा वर्क है, तो आपके ऑप्शन है द कैंटरबरी टेल्स, ट्राइलस एंड क्रेसिडा, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द बुक ऑफ डचेस। कौन सा वर्क हो सकता है, इन चारों में से कौन सा वर्क हो सकता है। तो इन चारों में से जो वर्क, जो सबसे फेमस वर्क है चौसर का जो अनफिनिश्ड है, वो है द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच राइटर इज नोन फॉर कंपोजिंग ले मॉर्ट डी अर्थर। ले मॉर्ट डी अर्थर को किसने कंपोज किया था, जो कि एक कंपिलेशन ऑफ अर्थोरियन लेजेंड दैट हैवीली इन्फ्लुएंस्ड लेटर इंग्लिश लिटरेचर। तो जो ले मॉर्ट डी अर्थर है, इसको किसने लिखा था, तो ऑप्शन है आपके जॉन गॉवर, द विलियम लॉन्गलैंड, सर थॉमस मेलोरे, सर थॉमस मेलेरे, जुलियन ऑफ नॉर्विच। तो इसके ऑप्शंस कौन से राइट होंगे, तो ऑप्शन जो राइट होगा वो ना ही हमारा जॉन ऑफ गॉवर होगा, जॉन ऑफ गॉवर भी हमारा गलत है, और विलियम लॉन्गलैंड भी यहाँ पर रॉन्ग है, और जुलियन ऑफ नॉर्विच भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है, तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो सर थॉमस मेलोरे है, ठीक है। मॉर्ट दी अर्थर इन्हीं का वर्क है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 25 नंबर का है, द ऑल एंड द नाइटिंगेल। द ऑल एंड द नाइटिंगेल अ मिडिल इंग्लिश डिबेट पोएम इज एट्रीब्यूटेड टू, यानी कि किसने लिखा था ये पोएम, द ऑल एंड द नाइटिंगेल। तो इसके राइटर्स के बारे में पता नहीं, ये अननोन है, ठीक है, ये अननोन है, ठीक है। इसका कोई राइटर के बारे में भी नहीं पता, ना जॉन गॉवर है, ना विलियम लॉन्गलैंड है, ना द पियल पोएट है। पियल पोएट बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पोएट्स थे, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज नोन फॉर राइटिंग द बुक ऑफ मार्जरी केम्पे। ठीक है, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम ये है द मार्जरी, द बुक ऑफ मार्जरी केम्पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके राइटर कौन है, तो इसके चार ऑप्शन है, आप बताइए इसके राइटर्स कौन है। तो द जुलियन ऑफ नॉर्विच, ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, आप बताइए। एंड द क्रिस्टीन डी पिजैन, मार्जरी केम्पे, एंड द लास्ट ऑप्शन इज जूलियन ऑफ नॉर्वेज। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, तो आप इससे थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा कि केम्पे यहाँ पर भी है, मार्जरी केम्पे, और वहां पर भी मार्जरी केम्पे है। तो इसके जो ऑप्शन राइट होंगे, तो वो राइट ऑप्शन है मार्जरी केम्पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हम 28 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द विजन ऑफ पियर्स प्लॉमैन, एन एलेगोरिकल पोएम क्रिटिकिंग द सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ मेडिवल इंग्लैंड इज एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, तो मेडिवल इंग्लैंड की सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन को किसी ने क्रिटिसाइज किया है अपने एलेगोरिकल पोएम में, और उस पोएम का नाम है द विजन ऑफ पियर्स प्लॉमैन। तो ये पोएम किसने लिखी थी, के ऑप्शन है जॉन गॉवर, विलियम लॉन्गलैंड, एंड द पियल पोएट जुलियन ऑफ नॉर्विच। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, तो जॉन गॉवर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद पियल पोएट जो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद जुलियन ऑफ नॉर्विच, यहाँ पे ये भी नहीं है। तो ऑप्शन जो बचता है हमारा वो है विलियम लॉन्गलैंड। तो विलियम लॉन्गलैंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। ओके, तो हम लोग पहुंच चुके हैं 29 नंबर के क्वेश्चन पे, विच कंटेम्परेरी ऑफ चौसर रोड कन्फेसियो अमांटिस, अ कलेक्शन ऑफ टेल्स फ्रेम्ड बाय अ लवर्स कन्फेशन टू द गॉड ऑफ लव। ठीक है, तो चौसर के एक कंटेम्परेरी थे जिन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था कन्फेसियो अमांटिस, ठीक है, जो कि एक कलेक्शन ऑफ टेल्स था। तो इसको किसने लिखा है, इसके ऑप्शंस हैं ये, जॉन ऑफ गॉवर, क्या इसके ऑप्शन जॉन ऑफ गॉवर हो सकते हैं, विलियम लॉन्गलैंड, क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं, द पियल पोएट, क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, जुलियन ऑफ नॉर्विच, क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो विलियम लॉन्गलैंड इसका ऑप्शन नहीं सही है, और पियल पोएट भी इसका ऑप्शन नहीं है, और जुलियन ऑफ नॉर्विच भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन बचता है वो है जॉन गॉवर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो जॉन गॉवर है, जॉन गॉवर ही कन्फेसियो अमांटिस के राइटर हैं। सो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ पियल। हु इज द ऑथर ऑफ पियल, एन anonymous मिडिल इंग्लिश पोएम कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश मेडिवल लिटरेचर।
ठीक है। तो पियल, द ऑथर ऑफ पियल, ठीक है, ये एक बुक का नाम है पियल, ठीक है, जिसको किसने लिखा था? तो आप बताइए इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? जॉन गॉवर क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, राइट? तो जॉन गॉवर इसका ऑप्शन नहीं है, तो ये हम नहीं मानेंगे। और विलियम लॉन्गलैंड क्या इसका आंसर हो सकते हैं? तो विलियम लॉन्गलैंड भी नहीं हो सकते हैं। और जूलियन ऑफ नॉर्विच भी इसका ऑप्शन नहीं है। तो क्या बचता है? द पियल पोएट। पियल पोएट में बहुत सारे मतलब ऑथर्स थे जिनका नाम नहीं पता था किसी को। इनको मतलब इनके वर्क की वजह से इनको पियर पोएट बोला जाता था। कलेक्शन ऑफ राइटर्स थे जिनके नाम नहीं पता था, इसलिए इसका इनके जो राइटर्स, इसीलिए इनको बोला जाता है द पियर पोएट। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा राइट है वो हमारा ये हो जाता है द पियर पोएट। नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट सेशन है यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी बेनिफिशियल है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। सो आप ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। एक सीरीज में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा रेनेसा पीरियड, और उससे जुड़े भी आपको एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हो सकते हैं वो सब आपको दिए जाएंगे। इससे पहले जो वीडियो गया है उसमें हम लोगों ने पूरा चौसर की एज, मिडिल एज को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वो वीडियो देखिए। होप आपको ये मतलब एमसीक्यू सेशन करने से पहले आपको थ्योरी सेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन गए, जिससे आपका मोटिवेशन जो है ना वो एग्जाम से पहले बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अपना मोटिवेशन बढ़ाने के लिए बिना लेक्चर अटेंड किए एमसीक्यू क्वेश्चंस मत देखिए। तो पहले आप लेक्चर अटेंड करिए, देन आप एमसीक्यू पे आइए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेस, बाय।